हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, इसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दिए, बट वो सारे वीडियोस आपको पार्ट्स वाइज मिले हैं और उसमें एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है। सो आपको इस वीडियो में मैं एक फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी वो हो जाएगी। बिकॉज अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से क्वेश्चंस आपके सबसे ज़्यादा आएंगे। जो आपके डायग्राम्स भी होते हैं ना, वहीं से आते हैं। तो आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को आज मैं आपको एक एक लाइन अपने नोट से क्लियर कर दूँगी। अगर वो समझ में नहीं आएगा, उसका डायग्राम से भी क्लियर करूँगी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम से। उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी रेस्पिरेटरी, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको भी पता होगा डाइजेस्टिव से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और डाइजेस्टिव हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से हमें लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आपने अगर पेपर को देखा होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 10 मार्क के होते हैं। प्लस उसके साथ में मैं एक चीज़ आपको ये भी बताऊंगी, जो हमारा सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें आपके एमसीक्यू भी होंगे। बट लिटरली आपको 5 एमसीक्यू मिलेंगे, उसकी आपको इतनी टेंशन नहीं करनी है। बट जो आपके एमसीक्यू होते हैं ना, उससे आपकी स्कोरिंग अच्छी होती है, इसलिए आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। सेम एज आपका अगर लॉन्ग क्लियर है तो आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। इसीलिए आप अपने लॉन्ग पे फुल्ली फोकस करिएगा, क्योंकि लॉन्ग 10 नंबर में आता है। अगर मैं बताऊं तो मेरे में लॉन्ग जो आया था डाइजेस्टिव सिस्टम से ही लॉन्ग आया था, और वो लॉन्ग भी स्टमक का लॉन्ग आया था। मतलब एक क्वेश्चन था स्टमक, उसमें हमें लॉन्ग आंसर लिखना था। तो स्टमक में इतना कंटेंट नहीं होता है, तो मुझे भी पता है कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते उसमें, क्योंकि इतना कंटेंट हमारे पास नहीं था। हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग करा, मेरे अकॉर्डिंग तो कंटेंट कम ही रहेगा। बट जो चीज़ हमने उस टाइम पे कमी रखी ना, तो हम चाहते कि वो आप मत रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। और प्रिपरेशन तो आपको हार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी जो कर रही है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है। डिफ़िकल्ट के साथ ही साथ में हमें इसमें ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी पावर को दिखाना है। प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th एनसीईआरटी से, तो आपने उसमें देखा भी होगा कि उसमें भी बहुत ज़्यादा लेंदी था। अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपने उसको अच्छे से रीड आउट करा होगा, तो आपको ने खुद देखा होगा क्लास 11 में बहुत ही लेंदी चैप्टर है। सो हमने स्टार्ट करते हैं एक एक स्टार्टिंग से कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारी एनाटॉमी क्या आती है, हमारी फिजियोलॉजी क्या होती है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर को इन दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आपकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। बट आपको पूरी वीडियो देखनी होगी उसके लिए, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल मत करिएगा, भूलिएगा, स्किप मत करिएगा प्लीज़। क्योंकि आप क्वेश्चन अगर स्किप कर रहे हैं ना, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं। अगर अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन से, तो आपको खुद में नहीं पता चलेगा कि हम क्या सही करें, क्या गलत करें, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन को स्किप मत करिए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। और अपनी सेशनल एग्ज़ाम कब से, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप सेशनल एग्ज़ाम नहीं बताएंगे तो हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे। हम अपनी प्रिपरेशन को सेशनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तो करेंगे, राइट। सो आप मुझे सेशनल एग्ज़ाम ज़रूर बताइएगा कि सेशनल एग्ज़ाम कब से हैं और सेशनल एग्ज़ाम आपके कब से आएंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रिपरेशन को ऑन द ट्रैक ला सकते हैं। सो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप अभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो सकती है। अभी आपके लिए टाइम है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम जनवरी में होंगे। आप प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, बैक तो बिल्कुल मत सोचिएगा। और एक कमेंट भी आया था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि बैक के लिए हमें कितने मार्क्स से बैक लगते हैं और कितने मार्क्स में हमें बैक से हमें एग्ज़ाम मिलता है। तो बैक के बाद आपको सप्ली एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। बट सप्ली आपको क्यों देनी है, आप जब इस एग्ज़ाम से क्रैक हो सकते हो तो क्यों आप सप्ली के एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ही कर लो, सप्ली अपली के चक्कर में आप मत पढ़ो। और अगर आपको सप्ली दे के एग्ज़ाम पास करना है तो प्लीज़ फिर स्टडी मत करो। लिटरली मैं बता रही हूँ कि फिर आपकी स्टडी बेकार है अगर आप सप्ली से पास होना चाहते हो। So without wasting our time, let us start a digestive system. So let us start our digestive system chapter. हम इस वीडियो में फुली कवर करेंगे एनाटॉमी भी, फिजियोलॉजी भी, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी, क्वेश्चंस भी। सो वीडियो लेंदी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो,
शेयर द वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे तो उतना मेरा फेथ रहता है कि मैं वीडियो को उतने अच्छे से बना सकूं। अगर एक चैप्टर की वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी तो मैं उतनी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट चैप्टर को भी उतने अच्छे से प्रोसीड आउट करूँ। तो आज होपफुली मैं आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम फुल्ली कम्प्लीटली आपके साथ शेयर कर सकूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो हमें अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी करनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही हमें बहुत अच्छे से क्लियर आउट करना है। जब तक कि एक एक चीज़ हमें क्लियर नहीं है तब तक कि हम अपने कॉन्सेप्ट हम अपने कॉन्सेप्ट से दूर रहेंगे, हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। और हमें जब तक कि क्लियर नहीं है तब तक कि हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी पे, हमें हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि 10 मार्क क्वेश्चन में हमें कंटेंट लिखना है। टाइम वेस्ट मत करिए, अच्छे से स्टडी करिए। कोई भी डाउट हुआ करे रिलेटेड टू समथिंग एल्स, प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं टेलीग्राम चैनल पे इस वक्त एक्टिव नहीं हो पाती हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब थी, बट अब मैं ट्रैक पे हर एक चीज़ को धीरे धीरे लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स शेयर कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन के लिए भी डालूँगी, जिससे आप भी 2024 में एक सीट लीजिए, जिससे आप भी अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। बीएससी नर्सिंग कोर्स अच्छा है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप भी लीजिए और हेल्पफुल है भाई। आपको भी इसमें इंटरेस्ट अपने से थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा। विदाउट इंटरेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। स्टडी के लिए जब तक आपका इंटरेस्ट है तभी आप कर पाओगे ना, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। और सेम ऐसे एक बात और ये भी है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एक्सटेंड बहुत जल्दी कर देती है। जैसे कि मैं अगर बताऊँ, मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक्सटेंड कर दिए थे और मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर के भी एक्सटेंड हो गए। तो थोड़ा सा रिलैक्स है, क्योंकि अगर मैं बता रही थी आप लोगों को 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को मेरा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने रखा था, बट मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने सेकेंड सेमेस्टर के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, और अगर अभी होता ना तो वाकई में मैं फ़ेल भी हो जाती, ऐसी कंडीशन थी मेरी। सो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पेपर मतलब मेरे एग्ज़ाम जो हैं वो एक्सटेंड हो गए। मेरे एग्ज़ाम अब दिसंबर साइड होंगे। सो आई एम लकी आई फील लकी बिकॉज एग्ज़ाम एक्सटेंड होते ही ना मुझे टाइम मिल गया, तो मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। मेरे को प्रिपरेशन करने का समय मिल गया है, प्लस मैं उतनी अच्छे से वीडियो अपलोड कर सकती हूँ आप सभी के लिए। क्योंकि इस टाइम मैं जब बीमार हुई थी तो मैंने बहुत लॉस कर दिया, मेरे स्टडी का बहुत लॉस हुआ है। मैंने क्लासेस भी मिस करी हैं, प्लस अपनी हॉस्पिटल ड्यूटी भी मिस करी है। हॉस्पिटल ड्यूटी का मुझे कंपनसेशन भी करना होगा। इतना सब कुछ कवर अप कैसे होगा? कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता भी है, बट करना पड़ेगा। क्योंकि बीएससी नर्सिंग कोर्स बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा इजी समझते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना इजी भी नहीं है। सो अगर डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी मैं, तो इतना इजी भी नहीं कहूँगी। इसके लिए हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ बीएससी नर्सिंग के साथ एक यूट्यूब चैनल, सो डिफ़िकल्ट है, बट मैं अपना ट्राई कर रही हूँ बेस्ट। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग। सो स्किप इट ऑल और लेट अस डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम, वरना हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, फिर हम अपने ट्रैक से डाइवर्टेड हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। हमारा ट्रैक रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बट हम ट्रैक पर डिस्ट्रैक्ट होकर बात करने लगते हैं बीएससी नर्सिंग से। सो ये सारे डाउट्स जो भी आपके होंगे वो मैं क्लियर आउट कर दूँगी। आप प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगी जितने भी आपके डाउट्स हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। So without wasting our time, let us start our chapter digestive system. आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम से हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका चाहे एनाटॉमी पोर्शन हो चाहे फिजियोलॉजी, सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका जो पूछा जाएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द कलेक्टिव नेम टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे एसेसरी ऑर्गन्स आते हैं। ऑर्गन्स हमारे बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं जिसमें हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस होती हैं। आपको भी पता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस होती है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के, वो सारे प्रोसेस इस एलिमेंट्री कैनाल और उस ऑर्गन्स में होते हैं। आपको पता होगा कि डिफरेंट लेवल पे प्रोसेस होता है। डिफरेंट लेवल पे इन द सेंस
आपके माइनर टू माइनर और मेजर टू मेजर जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो सब आपका इस एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल बिगिन होती है आपकी माउथ से। सबको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग हमारी माउथ से होती है, फिर वो थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विक्स के बाद में लास्टली एनस तक जाते हैं। सो वो माउथ टू एनस हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। ये आपको डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, आपको क्लियर भी होगा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस होता है। सो द डाइजेस्टिव प्रोसेस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द फूड ईटन अंटिल दे आर इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव प्रोसेस है क्या? अगर आप कुछ भी खाते हैं तो वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में होते हैं। उनको ब्रेक करके उनको सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद में उन पे केमिकल एक्शंस होते हैं। जितने भी हमारे हार्मोन और केमिकल वर्क होता है वो सब उन पे लगता है, और लगने के बाद में हमारा जो फूड होता है जो हम लोग खाते हैं वो फूड जब तक कि बिल्कुल सुटेबल नहीं हो जाता एब्जॉर्प्शन के लिए, तब तक हम लोग उसमें अपना डाइजेशन का प्रोसेस वर्क करते रहते हैं। सो डाइजेशन रिलीज़ करते हैं। जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो हमारे बॉडी से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का सिक्रीशंस होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, मिनरल सॉल्ट्स, फैट, विटामिन्स। ये सारा सिक्रीशन क्यों होता है? ये सारा सिक्रीशन इसलिए होता है कि जैसे कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कन्वीनियंट हो जाए हमारे लिए, साथ ही साथ हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, हम उससे अपने न्यूट्रिएंट्स, आपको पता होगा न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो सब आप अच्छे से ले सके, प्लस आप अपने एनर्जी लेवल को, एटीपी लेवल को, वो सब आप किससे मेंटेन करेंगे? वो सब आप अपने खाने पदार्थ मतलब जो आप अपना खा रहे हैं, अपने खाने को खा रहे हैं, उससे ही अपने लेवल को मेंटेन करेंगे। सो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी 5 हेडिंग्स आती हैं। ये 5 हेडिंग्स हमारी इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग इसी में हम लोग इसी 5 में से डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट हमारा है इंजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी हिंदी को समझते हैं, फिर हम आगे आपसे डिस्कस करते हैं। इंजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ भी खाने की चीज़ को अपने मुंह में लेते हैं, मतलब कि कुछ भी खाने वाला मटेरियल जब हम अपने मुंह में लेते हैं, इनका मतलब ये होता है उसको इंजेक्ट लेना, मतलब अंदर लेना अपनी तरफ। सो दिस इज़ द टेकिंग ऑफ द फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, दैट इज़ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। आप उससे कुछ खा रहे हो या पी रहे हो, जो भी चीज़ आप अंदर ले रहे हो उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रोफुल्सन। इसका मतलब क्या होता है? जो भी आपका कंटेंट है। प्रोफुल्सन का मतलब नॉर्मल सा है, मिक्सिंग होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ आपने कंटेंट ली है एलिमेंट्री कैनाल में, उसका मिक्सिंग होगा, वो मूव्स करेंगे। जैसे कि आपने माउथ में लिया, माउथ से वो अपने ओसोफेगस से स्टमक तक जाएंगे, तो स्टमक में कैसे जा रहे हैं? मूवमेंट के थ्रू जा रहे हैं, और मूवमेंट आपका कौन कर रहा है? अब आप कह रहे होंगे मूवमेंट कैसा? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ओसोफेगस में, जिसमें उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। सो ओसोफेगस से ही आपका जो खाना होता है माउथ से स्टमक तक आता है। फिर नेक्स्ट आपका है डाइजेशन में क्या क्या कंसिस्ट करते हैं हम लोग? डाइजेशन में आता है हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल डाइजेशन, ये सब आपका आता है डाइजेशन प्रोसेस में। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने मैकेनिकल ब्रेकडाउन से। मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है जो हमारी टीथ करते हैं। अब टीथ हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन वर्क ही तो करते हैं। अब जैसे कि उसमें मैस्टिकेशन वर्क आता है। मैस्टिकेशन का मतलब होता है वो च्यूइंग। जैसे कि आप कुछ भी मटेरियल अपने फूड, जो भी मटेरियल होता है आप अपने उसके मुंह में रखते हैं, सो आपके जो टीथ होते हैं उसे वो च्यूइंग करते हैं ना, उसे ब्रेक आउट करते हैं, वो सब आपका मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। फिर आता है आपका केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, उसमें आपके एंजाइम वर्क करते हैं, उसमें आपका केमिकल वर्क होता है। जितना भी आपका केमिकल वर्क रहेगा वो सब आपका केमिकल डाइजेशन में रहेगा। केमिकल डाइजेशन आपको मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है और केमिकल डाइजेशन क्या होता है।
एब्जॉर्प्शन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन पॉइंट से। इस एब्जॉर्प्शन पॉइंट में जितना भी आपने डाइजेशन वर्क पढ़ लिया है कि आप अपने सबसे पहले फूड लिया, फूड आपके माउथ में गया, माउथ में जाने के बाद में उसमें च्यूइंग हुई, च्यूइंग मैस्टिकेशन प्रोसेस हुआ, उसको हम लोग मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहा। मैकेनिकल ब्रेकडाउन के बाद में फिर उसमें केमिकल ब्रेकडाउन हुआ। केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है उसमें एंजाइम्स और जूसेस वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में जितने भी आपके एंजाइम्स वर्क्स हैं, जितना भी आपने सब्सटेंस को पास आउट करा है, वो सब अब आपके एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से एब्जॉर्ब होंगे। आपको भी पता है आपके एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस होती है, उसमें बहुत सारे वॉल्स प्रेजेंट्स होते हैं। उस वॉल्स में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने रोटी खाई, चपाती, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग अपने स्टार्च को कलेक्ट करते हैं अपने माउथ से। सो एब्जॉर्ब भी कहाँ होगा? हमारे माउथ में। हम लोग फाइबर कलेक्ट करते हैं। फाइबर कहाँ कलेक्ट होगा? हमारे स्टमक्स में। डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। वो सब प्रोसेस आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, क्योंकि इसमें डाइजेशन इन्वॉल्व है, इसमें आपका न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है। होपफुली आपको क्लियर भी हो रहा होगा। अगर आपको अभी से क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप अभी भी कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपको इससे बेटर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेन वीडियो आपके लिए ही है और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंटेंट क्लियर नहीं है ना, तब तक कि आपके मार्क्स नहीं सही आ सकते हैं। और अब तो आपके सेशनल एग्ज़ाम भी होंगे, फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी होगा। सो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ही सही, बट आपको आना चाहिए, राइट? सो अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है एग्जिट आउट करना। एग्जिट किस चीज़ की करेंगे हम लोग? फूड सब्सटेंस की, जो भी हमने अपना खाया है, जो भी हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अब उस चीज़ को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे। उस एक्सक्रीट आउट को कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन। सो आपको पता है कि उसमें डाइजेशन जो भी प्रोसेस हो चुका है, जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाई हैं, अब वो एक्सक्रीट हो गए। वो हमारी बॉडी के लिए तो वेस्ट ऑफ चीज़ है ना। जितना भी हमारी बॉडी के लिए इनिशियल्स था वो सब हमने तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट ऑफ चीज़ है, जिसको हमारी बॉडी की नीड ही नहीं है, अब उसको हमें वेस्ट करना, मतलब हमारे लिए तो वेस्ट है ना। सो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट को ही हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये जो 5 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के, आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको पता है कि आप ऑर्गन डिस्कस करते हैं, वैसे आपको पता होगा कि एलिमेंट्री कैनाल, आपको पता होगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी होती है उसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, GIT। आपके एग्ज़ाम में GIT ट्रैक करके क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो एलिमेंट्री कैनाल भी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई नया वर्ड बोल देगी या फिर नया क्वेश्चन टाइप में कर देगी और आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। इसीलिए सिर्फ आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि GIT ट्रैक मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का एलिमेंट्री कैनाल ही होता है। सो ये लॉन्ग ट्यूब है और इसमें फूड पासेस होता है। ये माउथ से स्टार्ट होती है, एनस में ख़त्म होती है। एलिमेंट्री कैनाल मैंने अभी आपको पहले बता दिया है। अभी भी कोई इसमें आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वेरियस पार्ट होते हैं, जैसे कि इसके बहुत सारे नेम्स भी होते हैं, इसके स्ट्रक्चरल भी होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले स्टार्ट करा है इन्होंने ग्लैंड पे। अब आप मेरे देख सकते हैं इसमें पेंसिल से लिखा है कि ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड होती हैं। सलेवरी ग्लैंड 3 टाइप्स की होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड। ये आपकी तीनों ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको ये भी आना ज़रूरी है। सो आपकी जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है वो 3 होती हैं। उसके बाद में आपकी ग्लैंड जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लीवर, पेनक्रियाज, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपके डाइजेशन प्रोसेस में। और आपका GI ट्रैक वही आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जो सबसे पहले आपका आता है माउथ, आप सबसे लास्ट में देख रहे होंगे लिखा है माउथ, फेरिंग्स के बाद में ओसोफेगस के बाद में स्टमक, SI मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका आएगा LI मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आप जाते हो NS में। अब इसमें पार्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स होते हैं हमारे
और लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं, वो सारे पार्ट्स हम लोग अब लेटरली डिस्कस करेंगे। बट आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कैसे, हमारा एलिमेंट्री कैनाल वर्क करता है, कौन से हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस होते हैं। जितने भी रोल फंक्शंस वर्क आएंगे आपके, वो सारे आपके फिजियोलॉजी आ जाएगी। और जो आपका मतलब ऊपरी कंटेंट होता नहीं है, जिसे हम लोग ओवरऑल कंटेंट कहते हैं, ओवरव्यू कंटेंट, वो सब आपका एनाटॉमी पार्ट आएगा। सो होपफुली आपको क्लियर होगा ये कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और आपको इसमें कैसे स्टडी करना है। सो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि हमारा माउथ, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा एनस तक जाता है। ये हमने अभी सीरीज़ को देख लिया। अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अब देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा माउथ है, माउथ में टंग के बाद में आपका ओसोफेगस है। ओसोफेगस के आप देख सकते हैं डायफ्राम प्रेजेंस होते हैं। डायफ्राम, आप ओसोफेगस से स्टमक में जाओगे, स्टमक में आप लीवर की जो डक्ट रहेगी वो आपकी पेनक्रियास से कनेक्टेड रहेगी। ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये ओपन भी होती है क्योंकि इसमें आपके एंजाइम्स और जूसेस आते हैं। फिर आप कनेक्ट करोगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से, एंड फिर आप उसके बाद में रेक्टम एंड देन एनस। सो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बेसिक स्ट्रक्चर्स को। बेसिक स्ट्रक्चर्स में हमारे वॉल्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये वॉल हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। इसमें वॉल्स में हमारी कवरिंग्स होती हैं। हमारे 4 लाइनिंग बताई गई है। सबसे पहले है एडवेंटिशिया, उसको हम लोग सिरोसा भी कहा, ये सबसे आउटर कवरिंग होती है। फिर हमारी मसल्स लेयर्स होती हैं। मसल लेयर हमारी 2nd नंबर पे आती है। नेक्स्ट हमारी 3rd नंबर पे आती है सब मुकोसा, एंड 4th नंबर पे हमारी है मुकोसा लाइनिंग। ये हमारी 4 हैं। ये आपको नाम क्लियर हो गया होगा, एडवेंटिशिया, मसल लेयर, सब मुकोसा, मुकोसा लाइनिंग। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके। सो एडवेंटिशिया और सिरोसा ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये हमारी थॉरैक्स में प्रेजेंट होती है। इसमें ना लूज़ फाइब्रस टिश्यू होते हैं। अगर आपने टिश्यू पढ़े होंगे तो आपको क्लियर होगा कि लूज़ फाइब्रस टिश्यू का मतलब क्या होता है। और ये हमारे एब्डोमेन ऑर्गन में भी प्रेजेंट होते हैं। ये सिरोसा का मतलब वो क्या होता है, वो पेरिटोनियम। अगर आपने पढ़ा होगा तो एब्डोमिनल की कवरिंग होती है पेरिटोनियम, तो सिरोसा उससे रिलेट करता है। सो हम डिस्कस करते हैं पेरिटोनियम को। पेरिटोनियम लार्जेस्ट हमारा और लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रेन है बॉडी की। लार्जेस्ट है क्योंकि क्लोज सैक कंटेन करता है। इसमें सारे फ्लूइड्स आते हैं इसमें एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं आगे। विदिन द एब्डोमिनल कैविटी, अब पता चल गया कि पेरिटोनियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सैक प्रेजेंट होता है और हम लोगों को रिचली सप्लाई भी रहती है। वो सप्लाई क्या करते हैं हमारे ब्लड्स में लिम्फ नोड्स के थ्रू से, और वो फिज़िकल बैरियर प्रोवाइड करती है कि जो स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन ना हो सके। अब आप जब आप इन्फेक्शन पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस पढ़ोगे, तब आपको क्लियर हो पाएगा कि हम लोग बैरियर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। बट आप अभी इतना समझ लीजिए कि इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए पेरिटोनियम होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। वो आइसोलेट भी करती है हमारे इन्फेक्शन को। हमारे जो अपेंडाइटिस से जैसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हमारे जो इन्फेक्शन से आइसोलेट करने में हेल्प कौन करती है, सबसे ज़्यादा पेरिटोनियम करती है। उसकी 2 लेयर्स होती है, पैराइटल एंड विसरल। अब ये पैराइटल और विसरल का क्या रोल है। पैराइटल मतलब कि हमारी जो आउटर लेयर होती है और विसरल हमारी जो इनर लेयर होती है। सो विच लाइन्स आर द एब्डोमिनल वॉल, उसको हम लोग पैराइटल लेयर करते हैं जो हमारी एब्डोमिनल वॉल से लाइनिंग से रहती हैं, और विसरल जो हमारी पेल्विक कैविटीज से रहती हैं, सो हमारी विसरल होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मसल लेयर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मसल लेयर। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। with some expansion this consists of 2 layer of smooth muscles। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मसल्स लेयर में। अब हम आपको पता है कि हमारी जो लेयर्स होती हैं बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल के, मैंने बताया था फर्स्ट आपकी एडवेंटिशिया होती है, उसको हम लोग सिरोसा भी कहते हैं। वो हमारी आउटर कवरिंग होती है, उसी में हमने डिस्कस करा पेरिटोनियम को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट अब डिस्कस कर रहे हैं हमारे मसल्स लेयर्स को। सो मसल लेयर हमारी स्मूथ मसल्स होती है, वो मसल फाइबर्स से होती है। आउटर लेयर अरेंज होती है लॉन्गिट्यूडनली और
और उसके बाद में जो हमारी इनर लेयर होती है वो इन सर्कल में होती है और वो वॉल्स ऑफ द ट्यूब में प्रेजेंट होती है। जो हमारी टू मसल्स लेयर्स हैं वो ब्लड वेसल्स और लिम्फ प्लेक्सस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब ये प्लेक्सस क्या होता है? अगर आप नर्व सप्लाई देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्लेक्सस नर्व्स में दिखती हैं। तो ये नर्व्स का मतलब ही होता है प्लेक्सस का मतलब ही होता है कि नेटवर्क, एक ब्रांच, एक कलेक्शन, जो हमारे कलेक्टिवली हम लोग जिसको भी बोलते हैं तो हमारी सब कुछ प्लेक्सस वर्ल्ड में आ जाती है और वो सिंपैथेटिक भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक भी होती हैं। सो वो माइंट्रिक प्लेक्सस की तरह वर्क करती हैं। सो आप क्लियर हो गए होंगे कि माइंट्रिक प्लेक्सस क्या होती हैं और वो प्लेक्सस हमारी मसल लेयर को कैसे फॉर्म करती है, कैसे लिम्फ वेसल्स में हेल्प करती हैं हमारे लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दोस मसल्स लेयर अकर्स इन वेव। आपको पता है कि जो आपका ओसोफेगस होता है उसमें भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? उसमें मसल्स प्रेजेंट होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सो सेम एज हेयर केस, आपका जो स्टमक है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। आपका स्टमक चर्निंग मूवमेंट आपको दिखाता है जब वो इम्पटी होता है, जब वो जे शेप्ड का होता है। बट जब उसमें फुलफिल हो जाता है उसकी कैपेसिटी 4 to 5 लीटर होती है और वो 8 आवर्स हमारे फूड को स्टोर आउट करता है। तो ये सारी उसकी कैपेसिटी इतनी बेस्ट और इतनी अच्छी कैपेसिटी कैसे है? उसकी स्टमक की कैपेसिटी इतनी अच्छी है उसके मसल्स की वजह से है। मसल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होता है, उसमें कंटेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। मसल्स में जो भी मूवमेंट होते हैं वो सारी मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही कहते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारे लिए इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। आपको क्लियर होगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है, हम लोग इसमें कैसे वर्क करते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा वो टिश्यू चैप्टर से। तो टिश्यू चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि वो ग्राउंडेड होते हैं, लेयर कैसी होती हैं, मसल लेयर म्यूकोसास में क्या होता है। सेम एज आपका नेक्स्ट पॉइंट है मुकोसा। मुकोसा की लेयरिंग की अगर मैं बात करूँ इसमें 3 लेयर्स होते हैं, तो इसमें भी डिवीजन चल रहा है। तो आपको देख रहे होगा इसमें डिवीजन है, इसमें 3 टाइप्स के हम लोगों ने वर्क रख दिया है मुकोसा मेम्ब्रेन की, मुकोसा में, और प्लस उसमें मस्कुलैरिस वर्क भी है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ, ये इसमें कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं। आपने कॉलमनार टिश्यू पढ़े होंगे। कॉलमनार टिश्यू में वो हम लोगों के सिलेंडर शेप के होते हैं और जो उसमें न्यूक्लियस होता है वो हमारा बाउंड्रीज में प्रेजेंट होता है। तो उसी से आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट अपने उससे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको कन्वीनियंट होगा अगर आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे तो 1 से 2 पॉइंट आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं और वही चीज़ आपको स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगी। इसी से आप अपने गुड स्कोर भी कर सकते हो। तो एनाटॉमी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, फिजियोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है क्योंकि फिजियोलॉजी में हमें उतना वर्क करना पड़ता है। बट एनाटॉमी का क्या केस है, अगर आपको एक बार चीज़ें क्लियर है ना तो आप खुद से लिख सकते हो। सो विदाउट डाइवर्ट द ट्रैक हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं। और हमारा एपिथेलियम कॉलमनार रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन में और उसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं, वो प्रोटेक्शन और सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लामिना प्रोप्रिएरा। लामिना प्रोप्रिएरा का क्या काम है हम इसको पहले जानते हैं। सबसे पहले ये देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वो नरिश करते हैं। अब जितने भी ब्लड वेसल्स का काम होता है कि इनका काम ही मेन होता है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। हमारी बॉडी जब वर्क कर रही है तो विदाउट नरिशमेंट के वो वर्क नहीं कर सकती। सो उनको नरिशमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो नरिशमेंट भी कैसे करते हैं? एपिथेलियल लेयर से करते हैं। उनमें लिम्फोइड टिश्यूज़ भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फंक्शन का वर्क करते हैं। जितना भी वर्क आपका प्रोटेक्ट रहेगा हमारी बॉडी में, जितना भी मतलब सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेंगे उतना ही तो अच्छा होगा। तो हमारा नर्वस सिस्टम देखिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव वर्क करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आप कोई भी सिस्टम देख लीजिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव वर्क करता है। उनका वर्क बहुत ज़्यादा है इसलिए उनको हमें प्रोटेक्ट करके ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मस्कुलैरिस मुकोसा। सो मुकोसा लेयर हमारे जो 3rd लेयर है उसके एक टाइप है मस्कुलैरिस। वो आउटर लेयर स्मूथ मसल्स की होती है, वो प्रोवाइड करते हैं इन्वॉल्यूशंस मुकोसा लेयर को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को और विलाइज को। जितने भी आपके विलाइज वर्क है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मुकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। मुकोसा के कौन से पार्ट में? मस्कुलैरिस पार्ट में। जो आपके मसल्स पार्ट होते हैं उसमें विलाइज प्रेजेंट होते हैं, विलाइज, इंटरविलाइज। आप पढ़ोगे जब लार्ज इंटेस्टाइन में तो आपके विलाइज प्रेजेंट होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे, क्रिप्टोफ्लाइबर कुन पढ़ोगे। ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे क्लियर होंगे तब आपको क्लियर होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्यों चैप्टर है। इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि
इसमें जो वो पोर्शन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बायोकेमिस्ट्री इसमें बहुत वर्क आती है, हमारा न्यूट्रिशन इसमें बहुत वर्क आता है। और बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है वो हम लोगों का चैप्टर सॉरी कह रही हूँ मैं सब्जेक्ट है, वो आपका सेकेंड सेमेस्टर में आता है। तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट सेमेस्टर इंटरलिंक है सेकेंड सेमेस्टर से, आपको दोनों ही कन्वीनियंटली आने चाहिए। सो एक एक चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते चलिए। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर रहेगा तो आपको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सेकेंड सेमेस्टर में। आप इजीली सेकेंड सेमेस्टर का जो बायोकेमिस्ट्री पोर्शन है, जो आपका पोर्शन आपका न्यूट्रिशन का है, उसे इजीली कवर अप कर देंगे। तो अब आपको मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं below the surface in the region lined with columnar epithelium are collection of specialized cells or glands which release their secretion into the lumen of the tract। आपको पता चल गया जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं वो सारा सिक्रीशंस कहाँ आता है, सिक्रीशन होने के बाद लुमेन में आता है। लुमेन क्या चीज़ है? लुमेन वो स्पेस है जहाँ पे हम लोग एक्सक्रीट आउट करा हुआ फ्लूइड्स को स्टोर आउट करते हैं। सो अगर आप ब्लड वेसल्स में देखें, ब्लड वेसल्स नैरो वाइडर कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं? ल्यूमेन के स्पेस से तो करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ल्यूमेन क्या चीज़ है और वो हमारे कलेक्शन में कैसे हेल्प करता है। तो सिक्रीशन क्या क्या करता है अब हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि ल्यूमेन में भाई सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन को स्टोर भी करता है और वहीं पे ल्यूमेन में रहता भी है, स्टोर भी रहता है। साइट आपकी क्लियर हो गई। सो सिक्रीशन क्या क्या होता है अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमारा सिक्रीशन क्या क्या होता है। तो हमारा सिक्रीशन इंक्लूड होता है स्लाइवा फ्रॉम स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो आपकी माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मैंने अभी बताया था स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं। अगर आपको याद ना हो तो उसको याद कर लीजिए। और वो हमें स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती है? स्लाइवा सिक्रीट करती है। सो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी स्टमक में होती है, वो सिक्रीट करती है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को। उसमें एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सब हमारा सिक्रीशन आता है गैस्ट्रिक जूसेस से। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आता है? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपकी ग्लैंड आती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपकी इंटेस्टाइनल प्रेजेंट होती है, इनका सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइनल जूस का। इससे आपका डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, और जितने भी आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उस सब का डाइजेशन आपके ईजी हो जाता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड से। नेक्स्ट आपके आते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास आपको पता है आपका ग्लैंड है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो जूस भी आपके हेल्प करता है डाइजेशन में। अगर आपके डाइजेशन प्रोसेस में इतनी सारी चीज़ें हेल्प कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रोसेस कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता होगा। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल प्रोसेस बना के उसको एब्जॉर्प्शन करना ही एक डाइजेशन का पार्ट आता है। डाइजेशन में केमिकल ब्रेकडाउन के साथ साथ मैकेनिकल ब्रेकडाउन वर्क भी है, इसमें कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन भी है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि लीवर हमें बाइल सिक्रेट करता है। तो आपको पता है कि हमारा जो लीवर एक ग्लैंड है वो जूस सिक्रेट करता है, उसको कहते हैं बाइल। बट ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और स्टोर क्यों होता है गॉल ब्लैडर में? तो वो कंसनट्रेटेड करता है बाइल को। अब हमारा बाइल का जो पीएच है वो उतना नहीं होता है, बट जब हमारे लीवर के बाद में हमारा गॉल ब्लैडर स्टोर करता है तो उसमें स्टोर करता है तो उससे ज़्यादा उसमें थिकनेस आ जाती है, उसके कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द माउथ। अब माउथ से स्टार्ट करते हैं। अब आपने अभी तक इंट्रोडक्शन लिया, अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन कितना बड़ा था। अभी तक हमसे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर अप करने की कोशिश पूरी कर रहे थे। मेरे अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करी है। इंट्रोडक्शन ही हमारा थोड़ा सा लेंदी था, बट हम स्टार्ट करते हैं अब अपने माउथ से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है माउथ। इनिशियल पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द जीआई ट्रैक्ट। जो आपकी जीआई ट्रैक्ट है, इनिशियल पॉइंट है वो आपका क्या है? वो आपका माउथ है। सबको क्लियर हो गया होगा जीआई ट्रैक। और जो आपका एलिमेंट्री ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपका माउथ है। सो मैं इस पॉइंट को क्लियर समझती हूँ। सो आपके फर्स्ट साइट है, यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ की बिगनिंग होती है? बिगनिंग होती है फूड की ब्रेकडाउन की। मैंने बताया था इसमें मैस्टिकेशन होता है, च्यूइंग मूवमेंट होता है। कौन करता है? टीथ करते हैं। टीथ के भी परमानेंट होते हैं, राइट। आपको नंबर याद होना चाहिए उनका, प्री मोलर, मोलर, इंसीजर्स कैनाइन का 2 1 2 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, राइट। और ये अगर क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं पहले 11th की ज़रूर डिस्कस करूँगी। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, कॉन्स्टिट्यूएंट को, मॉलिक्यूल्स को। उसमें लिपिड्स होते हैं। ब्रेक डाउन किसका किसका होता है?
सो इसमें ब्रेकडाउन किसका किसका होता है? ब्रेकडाउन होता है लिपिड्स का, होता है फैटी एसिड्स का, होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, होता है सिंपल शुगर का, होता है प्रोटीन्स का होता है। इसमें बहुत सारे हमारे ब्रेकडाउन्स होते हैं। सो हम आगे डिस्कस करते हैं। कंसिस्ट ऑफ लिप्स एंड चीक्स, टंग्स, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैलेट। अब मैं बताती हूँ, अब हम लोग माउथ डिस्कस करें। माउथ में हमारे क्या क्या आते हैं? माउथ में हमारे लिप्स भी आते हैं, अपर लिप, लोअर लिप, चीक्स भी आते हैं, टंग भी आती है, मस्कुलर ऑर्गन हमारी टंग प्रेजेंट होती है, राइट, वो भी हेल्प करती है। सो हमारे टीथ भी होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैलेट्स होते हैं। पैलेट भी दो टाइप्स के होते हैं, सॉरी, पैलेट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। जिसमें बोन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग हार्ड पैलेट कहते हैं, जिसमें हमारी बोन प्रेजेंट नहीं होती उसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और उसमें भी हम सबसे पहले बताएं, जो हमारी माउथ है, माउथ की जो हमारी लाइनिंग है वो थिक होती है, थिक होती है। इसी पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, थिक होती है, थिन नहीं होती है। और वो किससे बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। अगर आपने, फिर से मैं यही बात कहूँगी, अगर आपने टिश्यू चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप पहले टिश्यू को क्लियर करिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेटिफाइड का क्या रोल है। अब स्ट्रेटिफाइड के साथ में स्क्वामस भी है, उसमें शेप इसका कैसा आ गया? स्क्वामस का। और एपिथेलियम सबसे ज़्यादा कवरिंग होती है, लाइनिंग हमारी, और किस लिए हेल्प करती है? प्रोटेक्शन के लिए। तो वो सब आपको क्लियर हो जाएगा अपने टिश्यू चैप्टर से। डिस्कस करते हैं डायग्राम ऑफ माउथ को। तो अब भी मैंने डिस्कस कर लिया था पार्ट्स में, अब हम लोग डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने देख रहे होंगे इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। मैंने अभी बताया डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, अपॉन में 2 1 2 3। तो सबसे पहले आपके आते हैं प्री मोलर्स, मोलर, इंसीजर्स, कैनाइन, ओके। एंड इसमें अपर जॉस होती हैं, लोअर जॉस होती हैं। सो एनाटॉमी हम डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं माउथ की। माउथ हमारी ओरल कैविटी है। सबसे पहले आता है हमारा लिप्स। लिप्स को लेबिया भी कहते हैं। अब वो प्रोटेक्ट करता है हमारी एंटीरियर ओपनिंग को। एंटीरियर ओपनिंग, पोस्टीरियर। अब आपने जो एनाटॉमी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको क्लियर होगा कि एंटीरियर क्या होता है और पोस्टीरियर क्या होता है। माउथ हमारा प्रेजेंट होता है एंटीरियर साइड में और एनस प्रेजेंट होता है हमारे पोस्टीरियर साइड में। सो चीक्स हमारे लेटरल वॉल से होते हैं, और जो हमारे हार्ड पैलेट होती है, मैंने अभी बताया था हार्ड पैलेट में हमारे बोन प्रेजेंट होती है, प्लस एंटीरियर रूफ में होती है। सॉफ्ट पैलेट आपकी पोस्टीरियर रूफ में होती है, और वल्वा होता है, वो हमारा फ्लैशी प्रोजेक्शन होता है, सॉफ्ट पैलेट का बना होता है। प्रोसेस क्या होते हैं माउथ में? अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैस्टिकेशन। मैंने बताया कि च्यूइंग ऑफ फूड में आपका क्या हेल्प करता है? माउथ हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मिक्सिंग मैस्टिकेटेड फूड विद सलाइवा। अब हमारे टीथ ने हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर दिया है, मैस्टिकेट कर दिया। अब वो मैस्टिकेट फूड जो टंग है वो मिक्स करेगी सलाइवा से। तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करेंगे सलाइवा को, और टंग उसको मिक्स करेगी मैस्टिकेटेड फूड से। सो वो अब मैस्टिकेट हो गया, वो बन गया फूड बोलस। बोलस फूड का मतलब होता है उसमें सलाइवा प्लस फूड, स्लाइवा प्लस फूड को हम लोग कहते हैं बोलस फूड। ये क्वेश्चन भी आपसे अगर पूछा जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बोलस फूड क्या होता है, काइम फूड क्या होता है। काइम फूड आपका स्टमक में बनता है, बोलस फूड आपका माउथ में बनता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनिटेशन ऑफ सॉलोइंग बाय द टंग। अब हमारे टंग से हम लोग सोलो भी करते हैं। अब लीलतना का काम जो होता है ना, वो हमारा स्लाइवा हेल्पफुल करती है, बट कराता कौन है? टंग कराता है। सो उसके बाद में जो हमारी टंग है वो सेंसेशन का काम करती है। अब सेंसेशन, टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, राइट, उसमें हमारे आउटग्रोथ होते हैं, पैपिलास प्रेजेंट होता है। आपको भी पता होगा कि वो पैपिला हमें टेस्ट बड के लिए माने जाते हैं। सो वो पैपिला हमारे लिए हेल्पफुल है टेस्ट बड्स के लिए। सो हम लोग टंग को डिस्कस करते हैं। मस्कुलर ऑर्गन है, मैनिपुलेशन के लिए वर्क करता है, मूविंग करता है, फूड में सॉलोइंग में हेल्प करता है। उसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कीमो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। सो उनके फंक्शंस क्या क्या हैं? अब हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फंक्शंस, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो हेल्प करते हैं ग्राइंड करने को फूड में, वो बोलस फूड करता है। अभी मैंने बताया था बोलस फूड का मतलब क्या होता है। और वो सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं क्योंकि उसमें पैपिलास प्रेजेंट होते हैं। उसमें पैपिला कौन कौन से होते हैं? उसमें 3 टाइप के पैपिलास होते हैं आपके, फिलीफॉर्म पैपिला, फंजाइफॉर्म पैपिला, सर एम वैलेट पैपिलास। सो सबसे रफली पैपिला आपके फिलीफॉर्म होते हैं। टेस्ट बड किस में कंटेन करता है? फंजाइफॉर्म और सर एम वैलेट पैपिलास में आपको टेस्ट बड्स मिलते हैं। बाकी जो आपका रेस्ट फिलीफॉर्म है उसमें आपको टेस्ट बड नहीं मिलता। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। पैपिलास बहुत टाइप्स के होते हैं, बट मेनली हम लोग इन्हीं को डिस्कस करते हैं, तो मैंने आपको यही डिस्कस करके समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको और पैपिलास को जानने की ज़रूरत हो, या फिर आपको लग रहा हो कि बुक में इंपॉर्टेंट दे रखा है
और हम मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट या सेपरेट वीडियो से आपको पैपलास क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टीथ। टीथ एम्बेडेड होते हैं हमारे जॉस में, सबको पता है, और वो जॉस में हमारे रिजेस में होते हैं, मैंडिबल एंड मैक्सिलास। वो हमारे जब सारे पता है कि टेम्परेरी होते, परमानेंट होते। टेम्परेरी टीथ तो हमारे तब होते जब हम लोग बेबीज़ के, सब लोग कहते नहीं है दूध के दांत, तो वो आपके टेम्परेरी टीथ आते। परमानेंट जब उसको ब्रोक होके आपके रियली वाले रियल दांत आते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कहते हैं। और 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉ। दे बिगिन टू एक्सटीप विद when the child is about 6 months old and should call be प्रेजेंट बाय 24 मंथ्स। परमानेंट आपके पता चल गया होगा कि टेम्परेरी टीथ्स आपके स्टार्ट होते हैं 6 मंथ से और 24 मंथ तक रहते हैं। बट जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो बिगिन हो जाते हैं जब आपके वो टूटते हैं तो आपके नए आते हैं, तो वो 6th ईयर से आपके जो परमानेंट टीथ होते हैं वो रहते हैं। और परमानेंट टीथ के काउंटिंग कितनी रहती है? 32। डेंटल फॉर्मूला ऊपर दे रखा है 2 1 2 3, वो आप याद रखिएगा। फंक्शन ऑफ टीथ, हमारे टीथ का क्या क्या रोल है। टीथ हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। आपको पता है कि टीथ 4 तरीके, मतलब 4 तरीके से हमने बताए हैं। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उन चारों का शेप्स अलग अलग होता है, कटिंग्स अलग अलग होती है उनकी, बिकॉज उनका फंक्शन अलग अलग है। जैसा हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वैसी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। सो हमारे लिए बाइटिंग के लिए वो यूज़ होती है पीसेस को, और हमारे ब्रॉड सरफेस करती है, ग्राइंडिंग में हेल्प करती है। ये सारे फंक्शंस आपके आते हैं टीथ में। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की अगर मैं बात करूँ तो वो शेप्स के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले उसमें क्राउन होता है, क्राउन में प्रोट्यूड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गम करते हैं। रूट पार्ट होता है आपका, फिर नेक पार्ट होता है। आप डायग्राम ऑफ टूथ देख सकते हो, और डायग्राम ऑफ टूथ प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इन द ईयर 2020 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ने डायग्राम ऑफ टूथ 3 मार्क्स में दिया था। इसमें डायग्राम ऑफ टूथ के साथ में इसकी फंक्शनिंग एक्सप्लेन भी करनी थी। सो डायग्राम ऑफ टूथ इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम मैंने बनाया, अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो आप इसी से लर्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बुक से भी कर सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप उससे कैरी आउट कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इजी इसीलिए लगता है, इसमें हमें क्लियर है कि इनामल हमारी सबसे पहले लेयर है, उसके बाद में हमारी डेंटिन आती है, फिर हमारी पल्प कैविटी आती है। पल्प कैविटी के बाद में हमारी रूट कैनाल्स रहती हैं, एंड देन हमारी बोन के ऊपर हमारी गम्स रहती हैं। इसीलिए ये क्लियर रहता है विजन के लिए भी, और जो हम लोग बनाते हैं अपनी पेंसिल से हमें क्लियर हो जाती है लेबलिंग भी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम ऑफ टूथ। अगर इससे रिलेटेड यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी और रिप्लाई भी मिल जाएगा। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होते रहना चाहिए। सेमेस्टर आपका क्लियर होगा तभी आपकी बैक नहीं लगेगी, वरना एक भी टॉपिक क्लियर नहीं है, वही टॉपिक अगर सेमेस्टर एग्जाम में आ गया तो रियली वाइज मैं बता रही हूँ आपको बाद में बहुत गिल्ट होगा। इसीलिए अभी बहुत टाइम है, अच्छे से स्टडी करिए, कैरी ऑन रखिए अपनी कंसिस्टेंसी को, डेडिकेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, हार्ड वर्क करिएगा। बीएससी नर्सिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना सब बताते हो, और इतना इजी भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। इस हार्ड वर्क के लिए कंटेंट आपको मिल रहा है, कंटेंट आपको बुक से भी मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म से अपने कॉलेज से भी मिलेगा, आपको कुछ भी मिले, बट आपको स्टडी खुद से करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप स्टार्ट कर दीजिए स्टडी को।